श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। श्रीमद अभिनव धर्म भूषण यति द्वारा रचित यह न्याय दीपिका नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुई है। और इसमें हमारा तीसरा अधिकार यानी कि तृतीय प्रकाश यानी कि परोक्ष प्रकाश चल रहा है। प्रथम और द्वितीय प्रकाश पूर्ण हुए और अब तृतीय प्रकाश में परोक्ष प्रमाण का वर्णन समझा रहे हैं। और परोक्ष प्रमाण का वर्णन समझाने के क्रम में भी स्मृति का समझा दिया, प्रत्यभिज्ञान का समझा दिया, तर्क का समझा दिया और अब अनुमान का क्रम चल रहा है। और अनुमान के क्रम में अनुमान का स्वरूप समझा दिया। अब अनुमान के भेद समझा रहे हैं और भेद भी कल हमने पूर्ण कर दिए। अब उसके अंगों की चर्चा प्रारंभ होगी। अनुमान के प्रकरण में 4-5 बातें आती है। अनुमान का स्वरूप क्या है, अनुमान के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, और फिर अनुमान के अंग कितने हैं, इत्यादि चर्चा आगे बढ़ेगी। तो अभी हमारी चर्चा अनुमान का स्वरूप में क्या बताया था, जल्दी से रिवीजन करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्वरूप में बताया कि जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। ये परिभाषा पक्की याद रहनी चाहिए। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान है। फिर इसमें साधन किसे कहते हैं ये भी समझाया, साध्य किसे कहते हैं ये भी समझाया। अगर हम रिवीजन करें जल्दी से तो क्या बोलेंगे, साधन किसे कहते हैं कि जिसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुपत्ति हो, अविनाभाव हो, उसे साधन कहते हैं। साधन का दूसरा नाम लिंग, चिन्ह आदि भी होता है। जब हम किसी लिंग से, किसी चिन्ह से किसी विशेष साध्य को जानते हैं जो परोक्ष है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, तो इस क्रिया का नाम अनुमान है। साधन के बाद साध्य किसे कहते हैं, इसको भी अगर हम जल्दी से रिवाइज करें सब लोग तो क्या बोलेंगे, इष्टमबाधित मसिद्धम साध्यम। साध्य वो होता है जिसमें निम्नलिखित 3 गुण हो, इष्ट भी हो, अबाधित भी हो और असिद्ध भी हो, वही साध्य हो सकता है। जिसमें ये 3 गुण नहीं हो वह साध्य नहीं हो सकता। ये सब चीजें बहुत ध्यान से समझने की है। फिर इसके बाद चर्चा प्रारंभ हुई कि वो अनुमान कितने प्रकार का है। तो उन्होंने कहा कि अनुमान 2 प्रकार का होता है, एक स्वार्थानुमान, दूसरा परार्थानुमान। क्या फर्क है दोनों में, कि जब हम स्वयं ही परिभाषा अनुमान की एज इट इज रहने दो, अनुमान की परिभाषा है साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान है। अब इसमें केवल स्वयं से जोड़ दो तो स्वार्थानुमान की परिभाषा बन जाएगी, और परोपदेश से जोड़ दोगे तो परार्थानुमान की परिभाषा हो जाएगी।
बस इतनी सी बात है। जब हम स्वयं ही किसी साधन को देखते हैं और स्वयं ही उसकी व्याप्ति का स्मरण कर लेते हैं, उसका साध्य के साथ अविनाभाव पहचान लेते हैं और निर्णय कर लेते हैं, तो इसका नाम स्वार्थानुमान होता है। और जब हम ये काम स्वयं नहीं कर पाते हैं, हमको कोई दूसरा समझाता है तब करते हैं, तो इस क्रिया को परार्थानुमान कहते हैं। स्वार्थानुमान के कितने अंग हैं, परार्थानुमान के कितने अंग हैं, अब ये प्रकरण प्रारंभ हुआ। और इस प्रकरण में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम आए हैं और उन्होंने कहा अनुमान के दो अंग होते हैं, एक को कहते हैं प्रतिज्ञा और दूसरे को कहते हैं हेतु। देखो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पर आप जैसे कहीं जाते हैं तो चौराहा आता है, वहां ज्यादा सावधान होना जरूरी है, नहीं तो गलत रास्ते चले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अनुमान के दो अंग हैं, एक का नाम है प्रतिज्ञा और दूसरे का नाम है हेतु। अब इन दोनों को समझने में थोड़ा जोर लगाना चाहिए, आपको होमवर्क करना चाहिए, आपको 20, 25, 50 वाक्य छोटे छोटे लिखने चाहिए। अनुमान वाक्य एक हेडिंग डालो। अगर जो लोग अच्छे से देखो, ये तो पढ़ने पढ़ने का फर्क है, जो जितने मन से अच्छे से पढ़ेगा उसको उतना अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। आप ऐसा ही समझ के पढ़ो जैसे हम कहीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप ऐसा मत समझो कि हम दूर बैठे हैं, आप दूर बैठे हैं, जूम पर पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत उपयोग के साथ में बता रहा हूँ, समझ लो जैसे आप साक्षात बैठे हो, ऐसा समझ के बता रहा हूँ मैं। तो आप भी ऐसा ही समझ के पढ़ो जैसे हम साक्षात पढ़ रहे हैं। और आप कॉपी में 25 अनुमान वाक्य लिखो। अभी तो बहुत से लोग मैंने देखा है, मैं उनसे कहता हूं कि आप अनुमान वाक्य लिखो, तो कहते क्या? अरे भैया अनुमान वाक्य तो 1, 2, 4, 5 तो अनुमान वाक्य लिखो। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण दिया, वृक्ष जीव है क्योंकि उसमें चेतना है, बस हो गया, ये एक अनुमान वाक्य है। ऐसे आप 25 अनुमान वाक्य लिखो और उन 25 अनुमान वाक्यों पर यहाँ पर साध्य क्या है, साधन क्या है, साधन की साध्य के साथ अन्यथानुपत्ति या अविनाभाव। किसी को अन्यथानुपत्ति शब्द कठिन लग रहा हो तो अविनाभाव लगा लो। जैसे देखो, वृक्ष जीव है क्योंकि उसमें चेतना है। अब यहाँ घटित करो, साध्य क्या है? वृक्ष जीव है, ये साध्य है। पहला वाक्य का आधा हिस्सा साध्य है। वृक्ष जीव है। हेतु क्या दिया है? क्योंकि उसमें चेतना है, क्योंकि उसमें चेतना है, ये क्या है? ये हेतु है। अब इस हेतु को क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि इस हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव। साध्य क्या था? वृक्ष में जीवपने की सिद्धि। और जो वृक्ष में जीवपने की सिद्धि है उसका अविनाभावी हेतु है चेतना। ऐसा क्या कभी हो सकता है कि चेतना तो हो और जीव ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। चेतना जीव का अविनाभावी है, चेतना जीव के बिना नहीं होती है।
अविनाभाव, भाव माने होना, चेतना जीव के बिना नहीं होती है। इसलिए हमने उसको, देखो क्या मैं अब दूसरा हेतु बनाता हूं, मैं वृक्ष जीव है क्योंकि मेरी टेबल पे ये पेन रखा है, तो ये क्या हुआ, ये हेतु नहीं हुआ, ये हेत्वाभास है, गलत हेतु है। क्यों, पेन टेबल पे रखे होने से ये सिद्ध नहीं होता है, पेन जीवत्व का अविनाभावी नहीं है, इसलिए गलत हेतु है। अगर आप अनुमान समझ गए तो तुरंत सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, बहुत आनंद आएगा आपको, हस्तामलकवत लोकालोक का ज्ञान होगा। इतना उपयोगी प्रकरण ये चल रहा है, इसको एक बार मन लगा करके, ये कक्षा 2 दिन इसीलिए शुरू की है ताकि हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार कहता हूं, न्याय शास्त्र का दूसरा नाम रखा है अनुमान शास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है मुझे। कभी कभी पहले मुझे शुरू शुरू में बड़ा डाउट होता था कि ये क्या मतलब हुआ, न्याय शास्त्र को अनुमान शास्त्र क्यों कहते हैं। मान लो हम 6 भाई हैं और एक घर है, तो मैं बोलूं कि घर वीर सागर का है, तो ये तो गलत बात हुई ना, घर तो 6 भाइयों का मिल करके है। तो ऐसे ही प्रमाण तो 6 होते हैं, प्रत्यक्ष, स्मृति, परोक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। और आप कह रहे हो न्याय शास्त्र का नाम दे रहे हो अनुमान शास्त्र, तो ये तो गलत हुआ, न्याय में अन्याय हो गया, ऐसे मैं शुरू में सोचता था। लेकिन बाद में मुझे इसका बड़ा महत्व समझ में आया। असल में न्याय का न्यायपना अनुमान में ही है, बाकी बातें तो आप और जगह भी पढ़ लेते हैं। आप न्याय शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो भी आप मति ज्ञान पढ़ लेंगे, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ह, सब चीजें पढ़ लेंगे। लेकिन न्याय शास्त्र की खासियत यही है कि वो अनुमान की घिसाई करता है जोरदार, अनुमान की क्योंकि हमको 60 तत्व का ज्ञान अनुमान से होने है, पूरा आगम अनुमान है। आपको आगम अगर अनुमान नहीं आया तो आपको सिद्ध शिला का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, द्रव्य का क्या स्वरूप है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अनुमान पर जोर देने के लिए इसका नाम रखा गया अनुमान शास्त्र। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, साधन क्या, साध्य क्या, क्यों, ऐसे प्रश्न उठाओ, वहां पर आप आर्ग्यूमेंट, आप लोग कोशिश करो, आप मुझसे लड़ो, आप इसको मैं जो कह रहा हूं उसे गलत सिद्ध करो, तब जा करके आपकी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या बात चल रही है। तो हमको 25 अनुमान वाक्य लिखना चाहिए, ये आनंद आ जाएगा। एक बार 25 अनुमान वाक्य लिखो और उसमें पक्ष क्या है, हेतु क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, अविनाभाव क्या है, साथ सब, ये 5-10 शब्द समझ लो, ये 10 शब्द लिख लो, पक्ष, प्रतिज्ञा, हेतु, साधन, एक अविनाभाव, अन्यथानुपत्ति, ये सब 10 शब्द एक एक वाक्य में समझ लो। प्रतिज्ञा और हेतु दो 20 वाक्य, 10 वाक्य तो लिखो कम से कम, तब जाकर के सर। अब जैसे ये अनुमान वाक्य है, यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है। हेतु का प्रयोग ज्यादातर हिंदी में क्योंकि लगाकर होता है और संस्कृत में पंचमी विभक्ति लगाते हैं। पंचमी में विभक्ति में जैसे पर्वतोयम वन्निमान धूमवत्वात्, ऐसे पंचमी विभक्ति वाला हेतु होता है। हेतु पंचम्यंत होता है,
इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बहुत आनंद आ जाएगा। तो अनुमान के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? प्रतिज्ञा और हेतु, या पक्ष और हेतु। देखो, पक्ष और प्रतिज्ञा में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। कितने ही शब्द, ये सब पर्यायवाची है, तो आपको ये भी देखना है ये तो पर्यायवाची है, भ्रम दूर कर। अरे ये तो पक्ष हुआ, प्रतिज्ञा कहाँ हुई? पक्ष के ही का ही दूसरा नाम प्रतिज्ञा है। पक्ष वचनम प्रतिज्ञा, पक्ष को कहना ही प्रतिज्ञा है, परेशान नहीं होना। अरे ये तो हेतु हुआ, फिर साधन क्या हुआ? अरे भैया, हेतु और साधन पर्यायवाची। अच्छा, लिंग क्या हुआ? अरे भैया, हेतु साधन लिंग पर्यायवाची हैं। अच्छा, साध्य क्या हुआ? ये सब चीजें हम जब सेट कर लेंगे पर्यायवाची समझ करके, तो हमेशा के लिए बहुत आराम हो जाएगा। चलिए, तो अपने क्लियर हुआ कि अनुमान के 2 मुख्य अंग हैं। मुख्य क्या, अभी तो अंग यहाँ 2 है, अनुमान के 2 अंग है। और अंग, अभी मैं एक दफे मेरे साथ ऐसा हुआ, क्लास में मैंने पूछा बताओ अनुमान के कितने अवयव है, तो कहने लगा आपने पढ़ाया ही नहीं। हमने कहा अंग बताया ना। अरे अंग तो मुझे आते थे। तो मैंने कहा अंग और अवयव पर्यायवाची है, ये भी याद रखो। कई बार पढ़ते समय पर्यायवाची शब्दों का भी ज्ञान होना जरूरी। एक और लिखो, बहुत लिखने से बहुत काम चलेगा। मैं सबसे कहता हूँ खूब लिखो, दूसरे को समझाओ। सब लोग आपस में कोई प्रश्न पूछना हो एक दूसरे से पूछो, क्लियर करो, तब जाकर के ये चीजें क्लियर होंगी बहुत। अब जैसे एक पेज पर पर्यायवाची शब्द बना लो, थोड़े 1 महीने बाद पता चलेगा आपने कितने सारे पर्यायवाची शब्द लिख दिए, और फिर उनको किसी पत्रिका में छपा देंगे। ले, सारे न्याय पढ़ने वालों को आराम हो जाएगा। जैन एक से लेख लिखना चाहिए, आप लोग नहीं लिखोगे तो मैं लिखूंगा। जैन न्याय के पर्यायवाची शब्द लिखो तो बहुत आनंद आएगा। अब जैसे निराकरण, अब निराकरण के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। ज्ञान, ज्ञान के बहुत सारे पर्यायवाची न्याय। अब आप परेशान हो जाए, प्रतीति आ गया। अरे अरे, प्रतीति माने ज्ञान का पर्यायवाची है, कुछ नहीं है, परेशान क्यों हो जाते हो? परिचित्ति, परिचित्ति कुछ नहीं है, ज्ञान का पर्यायवाची है। अनुभव, अनुभव कुछ नहीं है, ज्ञान का पर्यायवाची है। व्यावृत्ति, व्यावृत्ति कुछ नहीं है, वो निराकरण का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची शब्दों का भी कलेक्शन करो एक जगह, फिर बहुत आनंद आएगा। देखो, कठिन शब्द हो जाए, पर्यायवाची हो जाए, तो बहुत कठिन शब्दों का तो एक लेख लिखा ही है मैंने, आपको भेजा करा होगा, पता नहीं मैंने। तो वो कठिन शब्दों का भी एक, मैंने कठिन शब्दों का एक लेख लिख चुका हूं मैं, 2 पन्ने का है, बढ़िया अच्छा। और एक पर्यायवाची शब्दों का भी लिखना है, आप लोग लिखो। तो न्याय को सरल करो, दुनिया के लोगों का कल्याण करना हो, अपना कल्याण करना हो। देखो, अनंत वीर्य आचार्य ने क्या लिखा है, न्याय विद्या अमृत है, ऐसे लिखा है। न्याय, मैं तो कहता हूं, मैं तो न्याय से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, क्योंकि न्याय पढ़ने का मतलब होता है आप 100% साइंस पढ़ रहे हैं। न्याय पढ़ने का मतलब है कि सही बात सही है चाहे दुश्मन कहे, और गलत बात गलत है चाहे हमारे पिताजी कहे। ये इतना, जैसे साइंस वाले से कहो ना कि भैया H2O बराबर ऑक्सीजन, H2O बराबर वाटर, तो वो बोलेगा ये आपने कहा, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मेरी लेबोरेटरी में, मेरी परख नली में मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाऊंगा, और यदि वे वाटर बन जाएंगे तो मैं बोलूंगा H2O बराबर वाटर। ऐसे
हमको ये न्याय शास्त्र बहुत ही अनाग्रही बनाता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनाता है, बहुत बड़ा हमको दुनिया में आपको क्या बताऊं दुनिया में आग्रह बहुत ज्यादा है। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा, टॉप पर पहुंच गए दुनिया में, लेकिन आग्रह में जीते हैं। और आग्रह आतंकवाद का ही दूसरा नाम है। आग्रह क्या, मुझे एक वाक्य विद्यानंद महाराज का बहुत अच्छा लगता है। विद्यानंद महाराज एक वाक्य बोलते थे, बहुत मुझे खूब याद आता है और खूब उसमें मर्म भाषित होता है। वो कहते थे दुनिया में दो ही वाद है, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद होता ही नहीं, दो ही वाद होते हैं, तीसरा कोई होता ही नहीं। मुझे ये वाक्य बहुत आनंदित करता है, बहुत इसमें इतना मर्म समझ में आता है मुझे। दुनिया में दो ही वाद है, एक अनेका। पहले तो सबसे पहले सुना तो मुझे हंसी आई, मजाक कर रहे हैं ऐसा लगा मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन बाद में समझ में आया कि अरे इसमें तो बड़ा मर्म है। दुनिया में दो ही वाद है, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। यदि आप अनेकांतवादी नहीं हैं तो आप गारंटी से आतंकवादी हैं, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन ही नहीं है तीसरा। कितनी गजब की बात है, बोलो। अरे पर द्रव्य को अपनी इच्छानुसार परिणमन कराने का नाम ही तो आतंकवाद है। और क्या होता है आतंकवाद? आतंकवाद किसका नाम है बताओ? ये आतंकवादी क्या चाहते हैं कि तुम सब मेरी इच्छा से चलो, बस यही मतलब है। पर द्रव्य को अपनी इच्छा से चलाने की सोचना, ये मान्यता रखना, ये आतंकवाद है। और ये दूर होती है न्याय शास्त्र पढ़ने से। इसलिए बहुत सरल करो, दूसरों को भी इस मार्ग पर लगाओ और बहुत अच्छे से बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे लेख लिखो। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे लेख लिख डाले, 50 लेख लिखे छोटे छोटे न्याय पर। और वो सब सरल करने के लिए लिखे कि इसको इजी करूं, बिल्कुल एकदम इजी करूं। सरल होना चाहिए, उपयोगिता महसूस होनी चाहिए इसको। जैसे एक लेख ये लिख रहा हूं कि न्याय शास्त्र के अध्ययन से हमारे जीवन में से क्या क्या दोष दूर होते हैं। तो मैंने लेख लिख रहा हूं और टू द पॉइंट। जैसे अंधविश्वास, नंबर 2 पक्षपात, नंबर 3 आग्रह, नंबर 4 संकीर्णता, नंबर 5, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। भावुकता, भावुकता भी एक बहुत बड़ा दोष है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बड़े बड़े लोग पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते हैं। इमोशनल फंस गए, सारी जिंदगी खराब कर लेते। ओहो ये तो हमें स्वर्ग में ही भेजेंगे, बस बलि चढ़ा देते हैं। श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है। इसलिए न्याय शास्त्र आपको भावुकता से बचाता है कि भावुक बनने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। कोई भी आता है और कहता है मैं आपको सोना बनाने की विद्या बताता हूं। अरे दरवाजे पे तू भीख मांगने आया है और कह रहा है मैं तुम्हें सोना बनाने की, मैं रुपए बनाने की विद्या मूर्ख बना रहा है, अपने को तो बना पहले। तो कई बार हम अज्ञान में हमने हमारे अनेक जन्म खराब किए इन दोषों के कारण। और ये न्याय शास्त्र हमें इन दोषों से मुक्ति दिलाता है। इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये तब समझ में आएगा जब हमको सच्चे हेतु की पहचान होगी। कोई भी बात कही जाए, सुनी जाए, मानी जाए, तो आप उससे बात करो कि मिस्टर
सच्चा हेतु बताओ। सच्चा हेतु होना चाहिए जिसकी साध्य के साथ में अन्यथा अनुपत्ति हो, जिसका साध्य के साथ अविनाभाव हो, उसको कहते हैं सच्चा हेतु। ऐसे करके करेंगे तब बहुत बढ़िया होगा। चलो मैं तो भाषण देने लग गया आज पढ़ाने की बजाय। चलो संदेश भैया लगाओ स्क्रीन पर 33वां पैराग्राफ। 33वां तो हमने पढ़ा, 34वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया है। तो 34वें पैराग्राफ में अनुमान के अंगों की थोड़ी और व्याख्या कर रहे हैं। अनुमान के 2 अंग होते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। लेकिन नैयायिक लोग कहते हैं कि अनुमान के 5 अंग होते हैं, 5 अवयव होते हैं। तो वो क्या कहते हैं जरा पहले अपन शांति से उनकी बात सुन लेते हैं, बाद में उस पर विचार करेंगे। हेडिंग देखो, नैयायिकाभिमत पंचावयवानाम निराश। नैयायिकों के द्वारा माने गए 5 अवयवों का निराकरण करते हैं। अब देखो ये निराश, निराश माने क्या होता है? देखो उपयोग बड़ा सूक्ष्म होता है न्याय शास्त्र को पढ़ने से। आपने निराश सुना होगा ना, वो जीवन से निराश हो गया, वो अर्थ नहीं है ये वो वाला निराश नहीं है। उसमें दूसरा से होता है, उसमें तालव्य से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दंत्य से है, इसलिए यहाँ निराश। निराश का अर्थ निराश हो जाना, निराशा नहीं है। यहाँ निराश का अर्थ है निराकरण। अब देखो पर्यायवाचियों में लिखना चाहिए निराश। निराश माने निराकरण का पर्यायवाची। एक जगह लिखेंगे पर्यायवाची जरूर, बहुत आनंद आएगा। लोग न्याय शास्त्र पढ़ने वालों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। नैयायिकाभिमत माने, अब देखो क्या मतलब हुआ, नैयायिकाभिमत माने नैयायिकों के द्वारा माना गया। क्या माना गया? पंचावयव, 5 अवयव माने गए। और अवयवा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उनका अब निराश। निराश माने निराकरण। चलो नैयायिकास्तु, मुझे तो इनकी टोन में भी बहुत आनंद आता है। मैं आपको बता भी नहीं सकता उस टोन में जो आनंद है ना, वो तो मैं मुझसे व्यक्त भी नहीं होता, वो कैसी सुंदर टोन है। नैयायिकास्तु, अब ये तू क्यों लगा दिया, ये मैं रीझता हूं इस पर कि ये तू की जरूरत नहीं थी, मगर जो लगाया है ना वो बड़ा सुंदर लगाया है। भाषा में इतना सुंदर लोच पैदा हो गया है। नैयायिकास्तु परार्थानुमान प्रयोगस्य यथोक्ताभ्याम द्वाभ्याम अवयवाभ्याम समम उदाहरणम उपनयो निगमनम चेति पंचावयवानाहु। नैयायिक तो, नैयायिक माने न्याय दर्शन के अनुयायी को नैयायिक कहते हैं। जिनस्य उपासक जैनः, शिवस्य उपासक शैवः, विष्णु उपासक वैष्णवः। ऐसे ही न्याय दर्शनस्य अनुयायिना उपासकः नैयायिकः। नैयायिकास्तु परार्थानुमान प्रयोगस्य, नैयायिक तो परार्थानुमान के प्रयोग करने वाले वाक्य के यथोक्ताभ्याम द्वाभ्याम अवयवाभ्याम समम, समम मने साथ में, सह साकम समम सार्धम, समम माने साथ में, और साथ में के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। यथोक्त, यथोक्त माने जैसा कि हमने ऊपर कहा है, उन 2 के अलावा। यथोक्त माने ऊपर जो हमने कहे हैं प्रतिज्ञा और हेतु,
उन दो के साथ साथ यथोक्ताभ्याम द्वाभ्याम अवयवाभ्याम समम, यथोक्त दो अवयवों के साथ में उदाहरणम उपनयो निगमनम चेति पंच अवयवान आहु, उनके साथ उदाहरण, उपनय और निगमन, इन 5 अवयवों को आहु, आहु माने कथयंती, वदंती कहते हैं। तथा च ते सूत्रयंती, इसी बात के लिए वे सूत्रयंती, ओहो क्या बढ़िया संज्ञा बनाई है। सूत्र शब्द संज्ञा शब्द है, लेकिन कितनी बढ़िया उसकी क्रिया बनाई है। सूत्रयंती माने सूत्र निर्माण करते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानि अवयवा, न्याय सूत्र नैयायिकों का ग्रंथ है। उसके पहले अध्याय में प्रथम आन्निक में 32वां सूत्र है कि प्रतिज्ञा हेतु। अब देखो, हेतु में तू बड़ा क्यों लिख दिया, गलत लिख दिया, कोई तो सोचेगा, कोई विद्यार्थी सोचेगा अरे हेतु में तो छोटा ऊ होना चाहिए था, बड़ा क्यों लिख दिया। अरे भैया संधि हुई है, आगे उदाहरण है ना, इसलिए संधि हो गई। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि, नपुंसक लिंग बहुवचन, निगमनानि अवयवा, ये अवयव हैं, 5 अवयव हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। ये इसका अर्थ हुआ। आगे इति तांश्च ते लक्षण पुरस्सरम उदाहरन्ति च, तांश्च, तांश्च क्या हुआ, और उनको, तान, तान क्या है, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन, उनको, ते लक्षण पुरस्सरम, ते माने क्या, वे माने क्या, नैयायिक, उन 5 को वे नैयायिक लक्षण पुरस्सरम, लक्षण पुरस्सरम माने लक्षण पूर्वक, उदाहरन्ति, उदाहरन्ति च, उदाहरण देकर के भी समझाते हैं। वो कैसे समझाते हैं, तद यथा, वो ऐसे समझाते हैं। अभी सारी बात उन्हीं की तरफ से चल रही है। तद यथा, वो ऐसे समझाते हैं। अब देखो, इसको पढ़ते समय ध्यान रखना कि जो बात समझाई जा रही है वो कौन समझा रहा है, नैयायिक समझा रहे। पक्ष वचनम प्रतिज्ञा यथा पर्वतोयम अग्निमानिति, पक्ष के वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं, जैसे कि पर यह पर्वत अग्निमान है। अग्निमान, अग्निमान माने अग्नि वाला, ये हो गई प्रतिज्ञा। साधनत्व प्रकाशार्थम पंचम्यंतम लिंग वचनम हेतु, साधनत्व को बताने के लिए पंचमी विभक्ति जिसके अंत में लगती है, उस लिंग के वचन को हेतु कहते हैं। यथा धूमवत्वात् इति, जैसे कि धूमवत्वात्, धूमवान होने के कारण। व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत वचनम उदाहरण, व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत को कहना उदाहरण है। व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत को बोलना वो उदाहरण है। यथा यो यो धूमवान असौ असौ अग्निमान, यहाँ संधि देखने लायक है। बहुत लोग इसकी संधि नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण संधि है। धूम यो यो धूमवान, धूमवान में ने में ए छुपा हुआ है। फिर असौ असौ, अदस शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन, असौ असौ अग्निमान, वो अग्नि वाला है। यथा महानसः इति, जैसे महानस, महानस मैंने रसोई घर। अब कठिन शब्दों में लिखा है मैंने ये महानस, महानस मैंने रसोई घर। इति साधर्म्य उदाहरणम
ये साधर्म्य उदाहरण है। अभी बताता हूं क्या होता है साधर्म्य उदाहरण। यो यो अग्निमान न भवति स स धूमवान न भवति यथा महारथ इति वैधर्म्य उदाहरणम। जो अग्निमान नहीं है वो धूमवान नहीं है, जैसे कि महारथ। महारथ माने महासागर। देखो ये शब्द आने चाहिए। रद माने पानी का भंडार, समुद्र, और महारथ माने महासागर। जरा सा पर एक है महानस। महानस माने रसोई घर, किचन, और महारथ माने महासागर, ओशियन। इति वैधर्म्य उदाहरणम। ये वैधर्म्य उदाहरण हुआ। उदाहरण दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जहां पर वो चीज, जैसे रसोई घर, इस बात के लिए कि हम अग्नि सिद्ध करने के लिए रसोई घर पॉजिटिव उदाहरण है, क्योंकि रसोई घर में भी अग्नि होती है और यहाँ भी है, इसलिए उसको बोलेंगे साधर्म्य उदाहरण। इसका दूसरा नाम अन्वय दृष्टांत भी है। और एक होता है वैधर्म्य उदाहरण। जैसे समुद्र, तो समुद्र में अग्नि नहीं होती है, इस पानी में का अग्नि के साथ में योग नहीं है, इसलिए पानी का उदाहरण वो व्यतिरेक उदाहरण है, व्यतिरेक दृष्टांत है, वैधर्म्य उदाहरण है। पूर्वत्र उदाहरण भेदे हेतु अन्वय व्याप्ति प्रदर्श्यते। पूर्वत्र माने पहले, उदाहरण के भेद में हेतु की अन्वय व्याप्ति दिखाई जाती है। हेतु माने 6/1 षष्ठी विभक्ति एक वचन। पहले उदाहरण भेद में हेतु की अन्वय व्याप्ति दिखाई जाती है और दूसरे उदाहरण में व्यतिरेक व्याप्ति दिखाई जाती है। तद यथा वो इस प्रकार बताई जाती है। तद यथा का क्या मतलब होता है कि जो बात हमने कही है उसका खुलासा इस प्रकार है। तद यथा अन्वय व्याप्ति प्रदर्शन स्थानम। अन्वय दृष्टांत देखो, अन्वय व्याप्ति प्रदर्शन स्थानम अन्वय दृष्टांत। आगे बढ़ा दो इसको। अन्वय व्याप्ति प्रदर्शन स्थानम अन्वय दृष्टांत है। अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन जिस जगह पर होता है उसको अन्वय दृष्टांत कहते हैं। व्यतिरेक व्याप्ति प्रदर्शन प्रदेशो व्यतिरेक दृष्टांत है। जहां व्यतिरेक व्याप्ति दिखाई जाती है उस जगह का नाम प्रदर्शन दिखाई जाती है। प्रदेश, प्लेस, जगह, वो व्यतिरेक दृष्टांत है। देखो एक बात और आपको बताऊं, दृष्टांत और उदाहरण में क्या फर्क होता है। दृष्टांत और उदाहरण में कोई फर्क नहीं है। वास्तव में उदाहरण बोलो चाहे दृष्टांत बोलो एक ही बात है, लेकिन जरा सा फर्क होता है, वो भी आप याद रख लो। क्या फर्क होता है कि उदाहरण तो मुंह से बोलने का नाम है और दृष्टांत उस चीज का नाम है जिसका उदाहरण मैंने दिया है। अब जैसे मैंने कहा जैसे कि पेन, तो ये हो गया उदाहरण, लेकिन मैं ये पेन, ये क्या है, ये दृष्टांत। जैसे कि पेन, जैसे कि घड़ी, तो घड़ी बोल दी, ये हो गया उदाहरण, और घड़ी दिखा दी, ये हो गया दृष्टांत। समझ में आया उदाहरण और दृष्टांत में क्या फर्क है। जैसे कि पानी, तो जैसे कि पानी बोला, ये हुआ उदाहरण, और मैं गिलास में दिखा दूं कि ये रहा पानी, तो ये क्या हुआ, ये पानी नाम की जो वस्तु है उसका नाम है दृष्टांत। ये फर्क है, वस्तु का नाम दृष्टांत और उसके वचन का नाम उदाहरण। ये बारीक बात है, देखो कभी किसी का ध्यान नहीं गया होगा। तो दृष्टांत अनयोश्च
कहाँ गया, व्याप्ति प्रदर्शन प्रदेशो व्यतिरेक दृष्टान्तः एवं दृष्टांत द्वैविध्यात् तद्वचनस्य उदाहरणस्यापि द्वैविध्यम बोध्यम। इस प्रकार दृष्टांत दो तरह का होता है, इसलिए उदाहरण भी दो तरह का होता है। ये बात मैंने क्यों समझाई, अगर मैंने जो बात समझाई वो नहीं समझाई होती तो आपको ये लाइन समझ में नहीं आती। दृष्टांत दो तरह का होता है, इसलिए उदाहरण भी दो तरह का जानना चाहिए। तो हम सोचते ये क्या बोला, लेकिन अब आपको समझ में आया, दृष्टांत दो तरह का होता है माने वो जगह, इसलिए उदाहरण माने वो जो मुंह से बोला जाता है वो भी। अनयोश्च उदाहरणयो अन्यतर प्रयोगेणैव पर्याप्तत्वात् इतर अप्रयोगः। अनयोश्च और इन दोनों उदाहरणों का या इन दोनों उदाहरणों में से अन्यतर प्रयोगेन, कल बताया था अन्यतर, अन्यतर माने दो में से कोई, तम माने बहुतों में से कोई एक। तो अन्यतर प्रयोगेण इव पर्याप्तत्वात् इति पर्याप्तत्वात् इतर अप्रयोग है। इन दोनों में उदाहरणों में से किसी भी एक का प्रयोग कर लिया जाए वही पर्याप्त है, और दूसरे का अप्रयोग रहे। इतर अप्रयोग है, देखो इतरा प्रयोग, संस्कृत में जरा सी संधि एक डंडा क्या डाल देते हैं कि बात उल्टी हो जाती है। इतर अप्रयोग उस दूसरे का अप्रयोग है। दृष्टांतापेक्षया, दृष्टांत की अपेक्षा से पक्षे हेतोरुपसंगार वचनम उपनया, दृष्टांत की अपेक्षा से पक्ष में। अब देखो ये सब चीजें पहले क्लियर हो लेगी तो सुविधा होगी। पक्ष में, पक्ष माने जो हमने प्रतिज्ञा की कि वृक्ष, यह वृक्ष जीव है, यह पर्वत अग्निमान है, ये है पक्ष। इसमें हेतु का उपसंगार कर देना, वो उपसंगार माने कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष निकाल कर बोलना। उपसंगार वचनम, उपसंगार वचनम माने, उपसंगार माने उसका निष्कर्ष, और वचन माने निष्कर्ष को कहना, इसका नाम उपनय है। तथा च अयम धूमवान इति, जैसे कि ये धूमवान है। हेतु पूर्व, अभी बताता हूं इसको खुला, पढ़ते एक बार, दोनों तीनों लाइन पढ़ लेते फिर बताता हूं। हेतु पूर्वकम पुनः पक्ष वचनम निगमनम, हेतु पूर्वक फिर से पक्ष का वचन करना वो निगमन है। हेतु पूर्वकम पुनः पक्ष वचनम निगमनम, तस्मात् अग्निमान एव इति, इसलिए ये अग्निमान ही है। अग्निमान, तस्मात् प्लस अग्निमान प्लस एव प्लस इति, एते पंच अवयवः परार्थानुमान प्रयोगस्य। परार्थानुमान प्रयोग के, देखो न्याय शास्त्र में भी प्रैक्टिकल किए जाते हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हैं अनुमान, उसको अगर आप सिर्फ क्यों ही पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रयोग करना जरूरी है। परार्थानुमान का प्रैक्टिकल करने के लिए वे 5 अवयव होते हैं। कौन कह रहे हैं, ध्यान रखना, भूलना नहीं, नैयायिक कह रहे हैं। तद अन्यतमा भावे, उनमें से अन्यतम। अब देखो यहाँ ऊपर अन्यतर आया था, अब अन्यतम आ गया। अन्यतम माने दो में से कोई एक, सॉरी अन्यतम माने 5 है ना, पांचों में से कोई एक भी कम होगा तो, सब में से एक बताना हो तो अन्यतम, और दो में से एक बताना हो तो अन्यतर। उनमें से किसी एक का भी यदि अभाव होगा तो
अभावे, अभाव होने पर, वीतराग कथायाम विजिगीषु कथायाम च नानुमिति रुदेती। देखो इसका संधि विच्छेद समझो, बड़ा कठिन सा शब्द है। ना प्लस अनुमिति ही प्लस उदेति प्लस इति। अब इतने संधि विच्छेद हो जाएंगे तब आनंद आएगा। न माने नहीं, अनुमिति माने अनुमान ज्ञान, कल बताया था ना। अनुमिति माने, देखो अनुमान ज्ञान क्या होता है, मैं आपको अनुमिति समझाता हूं उदाहरण से। यह वृक्ष जीव है क्योंकि इसमें चेतना है, और ये बात मुझे समझ में आ गई, तो बस ये समझ में आने का नाम अनुमिति है। मैंने ये वाक्य बोला कि यह वृक्ष जीव है क्योंकि इसमें चेतना है, ये है अनुमान वाक्य, और मुझे ये बात समझ में आ गई कि ओहो अच्छा 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 ये पेड़ जीव है, ठीक, तो इसका नाम है अनुमिति। तो अनुमिति का उदय नहीं होता है, आप कितना भी अनुमान वाक्य बोलो, लेकिन पंच अवयव बोलोगे तो ही अनुमिति होगी, नहीं तो नहीं होगी। इति नैयायिका नाम अभिमति ही, ये नैयायिकों का कहना है, ये नैयायिक मानते हैं। अब इसमें एक और दो शब्द बहुत अच्छे आए। एक शब्द अंतिम लाइन देखो, एक शब्द आया वीतराग कथा और एक आया विजिगीषु कथा। हालांकि इनका खुलासा अभी थोड़ी देर बाद खुद आचार्य करेंगे, लेकिन हम यहाँ भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। दो चीज होती है यहाँ। कथा माने क्या, एक तो ये समझो, कथा माने क्या, कथा माने कोई किस्सा कहानी स्टोरी ऐसे नहीं, कथा माने कथनम। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ना, ये कथा ही हो रही है, और ये कथा दो तरह की होती है, एक होती है वीतराग कथा और एक होती है विजिगीषु कथा। क्या फर्क है दोनों में? जिसमें हार जीत की इच्छा हो उसको कहते हैं विजिगीषु कथा, मैं जीत जाऊं तुम्हें हरा दूं, तो उसका नाम होता है विजिगीषु कथा। जब हम बात किसी से ऐसे में करते हैं, अन्यमति से शास्त्रार्थ होता है, तो उसको कहते हैं विजिगीषु कथा। आप ऐसा समझ लो कि मंदिर में जब कोई गुरु शिष्य को पढ़ा रहा सिखा रहा होता है तो उसका नाम है वीतराग कथा। और जब शास्त्रार्थ हो रहा है, एक आदमी अध्यक्ष बनता है और वाद विवाद चलता है और एक जना हारा हुआ घोषित होता है, एक जीता हुआ, तो उसका नाम है विजिगीषु कथा। ये दो तरह की कथा होती है, और ये इसमें दोनों में ही 5 अवयव होने चाहिए, ऐसा नैयायिक कहते हैं। किसी को कुछ कहना है, हमारे पास में समय हो जाएगा, फिर किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा। किसी को कुछ पूछना कहना हो तो बताओ। हाँ आशीष जी बोलो भैया। सर आपसे थोड़ा सा निवेदन ये है सर, मेरे कल के क्वेश्चन रह गए थे सर। हाँ बोलो ना, बोलो। हाँ सर मेरे क्लियर नहीं हो पाए सर, ये जैसे विधिमुख, अन्वय और उपलब्ध वाले में क्या क्या अंतर है सर, और व्यतिरेक, प्रतिषेध और निषेध अनुपलब्ध में क्या अंतर है सर? देखो सुनो, फिर से सुनो, शांति से सुनो। विधि मुख, निषेध मुख, ये जैसे वाटर और पानी जल, इनमें कोई फर्क नहीं है, पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही विधि मुख और अस्थि बोलो, पॉजिटिव बोलो, ये सब पर्यायवाची है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए, ये केवल भाषा का विषय है, और अन्वय व्यतिरेक वो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है। देखो दो चीज होती है, एक होती है भाषा, एक होता है टॉपिक। तो भाषा, जो विधि निषेध, ये तो केवल भाषा का टॉपिक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही बात को जैसे मैंने कहा
मैं जयपुर जाऊंगा, मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा। तो ये मैं जयपुर जाऊंगा बात का ही निगेटिव है कि मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मैं जयपुर जाऊंगा इसका नाम अन्वय, और मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा इसका नाम व्यतिरेक, ऐसा नहीं है। अन्वय व्यतिरेक केवल तर्क प्रमाण में, अनुमान प्रमाण में पाया जाता है। वो एक टॉपिक का विषय है, वो किसी केस से, पर्टिकुलर केस से रिलेटेड बात है। वो अनुमान वाक्य में आएगा, वो अनुमान वाक्य में आएगा। आप किसका अन्वय किसके साथ बिठा रहे हो, ये वहां पर पर्टिकुलर टॉपिक की बात, किस अनुमान में किन चीजों का आप अन्वय व्यतिरेक घटित कर रहे हैं। अन्वय व्यतिरेक गलत भी हो जाता है, गलत होता है तो वो सारा अनुमान वाक्य गलत हो जाता है, तो वो। लेकिन विधि निषेध का मतलब तो यहाँ पर केवल ये लैंग्वेज पॉलिसी है, केवल नया शब्द है। आपसे कहते हैं अरे यार कुछ तुम पॉजिटिव वे में बोलो ना, क्या कर, जैसे आपने कहा ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, अरे ये तो बोलो खाना क्या है वो तो बताओ, ये मतलब है, ठीक है और कोई सर, बात नहीं है। सर आपके पास थोड़े से हमें ना ये जो प्रतिज्ञा हेतु कुछ बना के सर आपके पास हम भेज दें सर? हाँ भेजो ना। ठीक है सर, कल से हाँ भेजेंगे। जरूर थैंक जरूर यू, जरूर बनाओ। और अभी थैंक यू। थोड़ा सा ये टॉपिक अभी और एक दिन रुक जाओ, क्योंकि थोड़ा सा खुलासा आगे आ जाने दो, पूरा समझ लोगे तब अच्छा बनाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जरा सा ये टॉपिक अभी अधूरा है, अभी इसका, ये तो नैयायिकों का मत आया है, लेकिन अब जैन आचार्यों का मत अभी आने वाला है, आप उसको भी सुन लोगे ना तब सही बनाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी दो वाला बना सकते हो, प्रतिज्ञा हेतु। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो दो वाला दिया है कि 20 अनुमान वाक्य बनाओ, तो वो पंचावयव वाक्य बनाने को नहीं दिए हैं, याद रखना। उदाहरण वगैरह नहीं बनाने सर, सही है। नहीं, दो जी ही सर। का बनाना है। अभी 5 वाला मैं वो नैयायिकों ने जैसा कहा है वैसा आपको बताया है, जी सर। और उसका तो सारांश फिर बता देता हूं एक दफे। वो नैयायिक क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं यह पर्वत अग्निमान है क्योंकि धूमवान है, जैसे कि रसोई घर, रसोई घर में भी धुआं होता है इसलिए अग्नि होती है। उसी तरह यहाँ पर भी धुआं है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ भी अग्नि है। ये हो गए 5 अवयव, मैंने पांचों बोल दिए। 5 वाक्य बोल दिए, 5 अवयव घटा दिए। यह पर्वत अग्नि वाला है, क्या हुआ, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्योंकि धुआं वाला है, क्या, हेतु, हेतु। जैसे कि रसोई घर, ये क्या हुआ, उदाहरण। उदाहरण। क्योंकि रसोई में भी धुआं होता है और अग्नि होती है, ये क्या हुआ, उपनय। उसी प्रकार यहाँ पर भी धुआं है और अग्नि है, ये क्या हुआ, निगमन। निगमन। ये ऐसे 5, लेकिन अभी इसकी जल्दी मत करो, 5 अवयव को अभी थोड़ी सी और 1-2 क्लास होने दो, अगले हफ्ते में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी आप 2 वाला तैयार करो, प्रतिज्ञा और हेतु, बस आप तो 2 घिसो बस, प्रतिज्ञा और हेतु, प्रतिज्ञा और हेतु। क्या प्रतिज्ञा है, क्या साध्य है, क्या साधन है, क्या अविनाभाव है, किसका अविनाभाव है, बस 2 को घिसो थोड़ा अच्छे से तो बढ़िया हो जाएगा। जी सर। और बोलिए, हमारे पास अभी 3 मिनट बाकी है, अब मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, जिसको कुछ बोलना है मुझे सुनना है, 3 मिनट कोई भी बोल सकता है। हाँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं किसी को कुछ भी बोलना हो तो। शशि जी वैसे ही हैंड रेज कर रही हाँ हैं। दीपाली जी बोलिए, वेरी गुड।
हाँ सर, मुझे वो नानुमिति रुदेति उसका एक बार न हाँ अनुमिति ही उदेति इति ऐसा है। हाँ, उदेति न प्लस अनुमिति अनुमिति प्लस उदेति प्लस इति, 4 शब्द है। न उदेति का मतलब है उदित होना, जन्म होना, अनुमिति का पैदा होना। जी सर, धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बोलिए, शशि जी का हाथ दिखाई दे रहा है फिजिकली। मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी तक आपने जितनी भी न्याय दीपिका पढ़ाई है तो उसको मैंने अपनी कॉपी में शब्दशः लिखा, एक एक शब्द। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू। आपने जितने भी अर्थ बताए और उनका संधि विच्छेद बताया, तो साथ में एक एक शब्द का संधि विच्छेद भी लिखा, प्लस पीछे से पूरा मिलान करके फिर उसका वापस से हिंदी लिखा है। तो एक छोटी सी न्याय दीपिका मैंने वेल डन, बहुत अच्छा। अरे आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जी जी हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत उपकार किया है हमको ये पढ़ा करके, सही में। नहीं, अपन सब आपस में मिलके स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। संदेश जी पूरा करो भैया। इस प्रकार अभी हमने बहुत ही जिनागम की बहुत उपयोगी चर्चा, अनुमान प्रमाण की चर्चा जो हमारी चल रही है। देखिए वास्तव में देखा जाए तो ये पूरा जिनागम ही अविनाभाव में है। अविनाभाव का हम यदि दूसरा नाम कहें तो अकाट्य सत्य, सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य। और जिनागम में कही हुई एक एक बात इस अनुमान प्रमाण से सिद्ध होती है। तो ये जानना हमें अत्यंत आवश्यक है, इसको समझना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जिनागम अविनाभाव में ही है। प्रत्येक पंक्ति जिनागम की अविनाभाव में है। तो इस प्रकार इस विषय को हम बहुत अच्छे से समझकर पढ़ें। इसी मंगल भावना से आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे जिनवाणी स्तुति के माध्यम से। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। नवाणों का मंत्र। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जी।